Well, a very good morning to everyone. This is your Unit 1 again, and this is your last video of Unit 1. I hope you understand very well all the previous topics, and for doubts, you can ask me anytime. So, students, now we are going to discuss our last topic, that is classification of constraints. In this classification of constraints, we have already discussed that how many types of, we will here discuss the classification of constraints means types of constraints. Okay, तो फिर इसमें आपके पास है क्या, कितने टाइप के आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं. फर्स्ट इज होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स एंड देन इज नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स. तो आपके पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं. ऐसे द कंस्ट्रेंट्स आर सेड टू बी होलोनोमिक इफ द कंडीशंस ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स मे बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशंस relating to the position coordinates of the particle and possibly the time in the form. होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहा है ये, ऐसे पहले हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है, और फिर आपके पास फिर अब पढ़ेंगे फिर फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, फिर अब स्टडी करेंगे कंस्ट्रेंट्स कितने टाइप से लग सकता है. एक होता है टाइम के ऊपर जो डिपेंड करेगा, टाइम डिपेंडेंट, और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट. वो कह रहे हैं ऐसे कंस्ट्रेंट्स को होलोनोमिक कहा जाएगा अगर कंडीशंस ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स मे बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशंस, अगर हम उसको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ में उसका टाइम भी बता सकें, तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स. जैसे यहाँ पर एक आपके पास एक फंक्शन लिया गया है जिसमें पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 r2 r3 अप टू सो ऑन r ऑफ n तक, एंड टी इज़ आपके पास टाइम है. तो आप पोजीशन वेक्टर भी बता रहे हो इसमें और आप टाइम भी बता रहे हो, इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट हो जाएगा. सिमिलरली अब आपने इसमें क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वे r1 r2 r3 rn rn आर टेकन एज पॉजिटिव वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम एंड t इज अ टाइम. सो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखोगे तो इसमें आप क्या लिख दोगे, इसको ओपन करवा के लिखोगे. आर आपको पता है, अगर 3 एक्सेस भी लिखोगे तो आपके पास एक्स वाई और जेड तीनों आएंगे. अगर एक्स आई वाई आई और जेड आई है तो आप कैसे लिखोगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 अप टू सोन x एंड y एंड z एट कॉमा t इज इक्वल्स टू 0. तो आपके पास एग्जाम्पल्स क्या बन जाएंगे इसके, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज इन्वॉल्व. अगर आपके पास कोई भी बॉडी रिजिड है, रिजिड का मतलब ये है जैसे सपोज आपके पास, आपको मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, ये देखो ये आपके पास ये स्टैंड है आपके पास, तो ये क्या किया हुआ है, इसको यहाँ से रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए है, ये रोटेट कर रहा है यहाँ पर, इसको लूज से टाइट करके इसको रोटेट कर सकते हैं. तो ये आपके पास क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, जो आपकी सपोर्ट क्या है आपके पास यहाँ पर फिक्स्ड सपोर्ट है ये आपकी. तो ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़. अगर रिजिड बॉडीज मूव कर रही हैं, इन्वॉल्व्स होलोनोमिक कंस्ट्रेंट एज अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट. अगर आपके पास कार है जैसे, वो भी आपके पास क्या है, अगर मूव कर रही है, अगर उसके व्हील्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा. एंड कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट आर एक्सप्रेस्ड एज, और इसकी कंडीशन जो है इसकी आपके पास डेरिवेशन नहीं है, ये आपने डायरेक्टली लिखना है कि इसकी जो कंडीशन इस तरह से दी जाती है, आर ऑफ आई फर्स्ट वेक्टर, ये दूसरा पार्टिकल है आपके पास, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू सी ऑफ आई जे का स्क्वायर, वे सी ऑफ आई जे इज कांस्टेंट एंड आर आई एंड आर जे आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ith एंड jth पार्टिकल, जिसकी आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो आर ऑफ आई माइनस आर ऑफ जे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस सी ऑफ आई जे स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0. तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का. उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर, दिस इज 17 एंड नेक्स्ट इज आपके पास इसका जो है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ आ गया, जिसके बीच में आपके पास डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी गई. अब सेकंड है एग्जाम्पल इसका, कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व्ड इन द मोशन ऑफ पॉइंट मास
पॉइंट मास यहाँ पर क्या है, बोब। जैसे आपके पास वॉच, बड़ी बड़ी वॉचेस होती हैं, उसमें नीचे जो लटक रहा होता है वो ऐसे ऐसे हैंग करता है, जो रोटेट करता है उसे बोलते हैं बॉब। ऐसे जो बॉल लाइक बनी होती है नीचे से, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जैसे ऊपर से वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और ऐसे करके वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो इट टेक्स प्लेस अंडर अ कंस्ट्रेंट, मतलब उसकी पोजीशन जो है यहाँ से क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, जहाँ पर आपका बोब रोटेट कर रहा है ये, और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये आपकी उसमें क्या लगा दी है, उसने हिंड्रेंस लगा दी है, कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि डिस्टेंस जो सा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और कॉन्टेक्ट कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा उसका, कितना रहेगा, एल। पॉइंट मास ऑफ द बोब, यहाँ बॉब होगी, और यहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। इफ़ R and A are the position vectors of point mass and point of suspension, ये है आपके पास पोजिशन वेक्टर, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट। तो इसकी कंडीशन क्या होगी आपके पास, वो कह है कि R तो आपके पास पोजिशन वेक्टर है एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और A है आपके पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो उस केस में आपके पास विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, तो उस केस में R माइनस ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, L के स्केयर के इक्वल। ठीक है। व्हेन अ पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग एनी कर्व, से यहाँ सर्कल में, अब उसको कर्व में रोटेट करना है, चाहे वो सर्कल में करे चाहे वो एलिप्स में करे, तो भी कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व कौन से होंगे आपके पास, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट होंगे। उस केस में आपको टाइम भी पता होगा, टाइम इंटरवल भी, और आपको उसकी पोजीशन भी निकाल सकते हो आप। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का। अब ये अपोजिट हो जाएगा इसमें, द कंस्ट्रेंट्स आर सेड टू बी नॉन होलोनोमिक इफ द कंडीशंस ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स may not be expressed as the equation relating। अब इसमें बस सारी की सारी डिफाइन सेम आएगी, सिर्फ यहाँ पर नोट आ जाएगा। अब इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते relating to the position coordinates of the particle and possibly by the time also. So f of r1 r2 r3 up to so on r of n comma t is not equals to आ जाएगा 0। तो not equals to लगाना यहाँ मैंडेटरी है, नहीं लगाओगे पूरी डिफाइन ही चेंज हो जाएगी आपके पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 where r1 r2 r3 up to so on r of n are taken as positive vectors of the system and t is the time। तो इसके एग्जाम्पल लिख दोगे, सिमिलरली आपके पास इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कि वो कह रहे हैं कि फॉर अ मोशन ऑफ पार्टिकल, अगर किसी पार्टिकल की मोशन है प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, अगर आपने उसको सॉलिड स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है तो कंस्ट्रेंट, तो उसकी आपकी पोजीशन निकाल नहीं सकते। सर्कुलर बॉडी के ऊपर कोई भी चीज़ जो सी है वो फिक्स्ड नहीं रह सकती, तो उस केस में आप उसकी पोजीशन कैसे निकालोगे। द कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व्ड आर नॉन होलोनोमिक। तो इनकी कंडीशन जो कंस्ट्रेंट्स की दी जाती है, पिछले वाले में था कि आर स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल्स टू में चल रहा था 0 में, यहाँ पर एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। और वैसे भी इसके आगे भी कुछ ना कुछ कंडीशन लग रही थी, आपने यहाँ पर कंडीशन जो है वो लर्न रखनी है। स्फीयर, अगर मोशन ऑफ पार्टिकल है किसी भी स्फीयरिकल बॉडी के ऊपर, तो वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का। नेक्स्ट है आपके पास द कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व्ड इन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर आर नॉन होलोनोमिक। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर मूव कर रहे होते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन होलोनोमिक का। इफ़ यू कंसीडर द गैस कंटेनर एज स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड आर उसकी पोजिशन वेक्टर है ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंटेनर, देन तो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स फॉर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्रेस एज आर का क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू ए का क्यूब, और यहाँ से आर क्यूब माइनस ए क्यूब किसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 0 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें से आपकी मर्जी है, एनी 2 एग्जाम्पल्स यू कैन राइट। बॉडी रोलिंग ऑन अ रफ सरफेस, अगर बॉडी रोल हो रही है तो वो रुकेगी तो है नहीं, ठीक है ना। रफ सरफेस के ऊपर विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रही, वो रफ सरफेस के ऊपर मूव हो रही है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का। बॉडी रोल होती हुई आ रही है। फिर अनदर टाइप का जो कंस्ट्रेंट है वो है आपके पास स्क्लेरोनॉमस एंड रियोनॉमस कंस्ट्रेंट। स्क्लेरोनॉमस जो आपके पास कंस्ट्रेंट होता है वो क्या होता है,
अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाती है तो उस केस में कंस्ट्रेंट को कहते हैं स्क्लेरोनॉर्मस कंस्ट्रेंट। मतलब टाइम के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सिंपल पेंडुलम है उसको आपने सस्पेंड किया हुआ है विद अ फिक्स्ड सपोर्ट, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, स्क्लेरोनॉर्मस कंस्ट्रेंट का। आगे है रियोनॉमस कंस्ट्रेंट। ये आपके पास क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट आर डिपेंडेंट होगा अगर टाइम के ऊपर, तो ये आपके पास रियोनॉमस कंस्ट्रेंट होगा। इसका एग्जांपल क्या है, सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड विद अ मूविंग सपोर्ट। अगर मूविंग सपोर्ट के साथ है अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम कनेक्टेड, तो ये रियोनॉमस का एग्जाम्पल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब इंडिपेंडेंट वे से मूव करना। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिससे कोई भी पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो उसकी क्या होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर लिखा क्या गया है, मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस, कि कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव कर सकता है, इन विच द सिस्टम कैन मूव फ्रॉम एनी गिवन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कोई भी एक पोजीशन से आपका जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो आपके पास क्या होती हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अ पार्टिकल दैट इज़ फ्री टू मूव इन स्पेस, स्पेस में 3 एक्सिस होती हैं और इसलिए आपके पास 3 डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, 3 होंगी। अगर किसी सिस्टम में कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसमें 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें तो उसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3 इंटू कैपिटल N। अगर वो कह रहे हैं व्हेन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ कैपिटल N पार्टिकल सिस्टम इन 3 डायमेंशन is less than 3n, we can say that system is constrained। अगर आपने कैपिटल N पार्टिकल्स में कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो उस केस में अब डिग्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट वेज उसके क्या हो जाएंगे, 3n से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम जिसमें कैपिटल N पार्टिकल्स हैं इन विच देयर एग्जिस्ट अ होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो f ऑफ r1 r2 r3 अप टू सो ऑन कोमा t किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। दीज इक्वेशन कैन बी यूज टू एलिमिनेट n आउट ऑफ 3n कोऑर्डिनेट्स देयर बाय लिविंग। वो कह रहे हैं अब कंस्ट्रेंट आपने लगा दिया है तो 3n माइनस क्या हो जाएगा, जो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है 3 कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो सिस्टम इज सेड टू हैव 3n माइनस स्मॉल n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये आपके पास है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इसमें आपके पास यहाँ पर आपके पास सिलेबस जो है इसका ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद इसके जो है 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आपको अकॉर्डिंगली आप और न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इसी के बेस्ड के ऊपर। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है ये आपको कंसेप्चुअल फॉर्म में भी आ सकता है कि प्रूव करो दैट एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। अब हमने ये प्रूव करना है इसमें कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपके पास कंजर्व्ड होता है इन मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है इन मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। तो आपने लिखना है सेंट्रल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय, सेंट्रल फोर्स पहले ले लोगे, कैपिटल F से डिनोट करेंगे वेक्टर का साइन, F ऑफ R यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय R। इसका मतलब आर के मतलब होता है ये आपने क्या लगाना है, R कैप का मतलब क्या होता है, वेयर F, इस पूरे को हम R कैप के इक्वल लिख देंगे F ऑफ R, वे दिस इज द यूनिट वेक्टर बोलते हैं डायरेक्टेड अलोंग रेडियस वेक्टर R। ये आपको याद रखनी पड़ेगी इसकी डिफाइन। तो हमें पता है जो टॉर्क लग रहा है अब इसके ऊपर टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू एफ, टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू एफ की वैल्यू है R यूनिट वेक्टर F ऑफ R। ठीक है, फ्रॉम अबव इक्वेशन।
तो यहाँ से आर एफ ऑफ आर आ गया आपके पास। आर कैप को हमने आर वेक्टर बाय आर लिखा। तो हमें पता है कि अगर आपके पास ये आर क्रॉस आर एफ ऑफ आर बाय आर आ जाएगा, अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो उस केस में डी एल बाई डी टी भी क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर टॉर्क ज़ीरो है तो हमें इसकी डिफाइन से पता है कि डी एल बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ से क्या प्रूव होता है, एल भी क्या हो जाएगा फिर ज़ीरो, क्योंकि टॉर्क आपका ज़ीरो है तो एल भी हो जाएगा ज़ीरो, फिर एल इज़ कॉन्स्टेंट। सो हैंस एंगुलर मोमेंटम, एल होता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम, कंजर्व्ड होगा अंडर सेंट्रल फोर्स। तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास था न्यूमेरिकल। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये ऐसे आ सकता है कि प्रूव करो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है इन मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। तो आपने ये डिराइव करके बता देना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। पर टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ हो जाएगा, फिर टॉर्क को ज़ीरो रख देंगे। फिर हमें टॉर्क की बाय डेफिनेशन से पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम, तो डी एल बाई डी टी लिख दिया। टॉर्क ज़ीरो था तो डी एल बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सेकेंड आपके पास न्यूमेरिकल है इसका, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट अगर दो पार्टिकल जो कनेक्टेड हैं बाय रोड ऑफ वेरिएबल लेंथ, लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है और उसको अगर लेंथ वेरी कर रही है तो एल है दिया हुआ है गिवन बाय, वो उसका फंक्शन दिया हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे लेंथ जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। वेरिएबल लेंथ है, एफ ऑफ टी जो सा है फंक्शन है टाइम का। तो वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट, नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट निकालना है अगर दो पार्टिकल कनेक्टेड बाय रोड ऑफ वेरिएबल लेंथ, ठीक है। अगर दो पार्टिकल्स को कनेक्ट किया गया है जिनकी लेंथ क्या है, वेरी कर रही है। तो वो कह रहे हैं लेट अस कंसीडर दैट R1 एंड R2 बी द पोजीशन वेक्टर। तो दो हमने ले लिए पोजीशन वेक्टर्स, एक R1 एक R2, टू एंड्स रोड के दो एंड्स पे हैं। हम ये लिख सकते हैं इनके बीच में डिस्टेंस आया है सेपरेशन का, डिफरेंस कराने के बाद वो है L। तो मैंने लिख लिया R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी आपके पास। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, L के। तो इसका इक्वेशन फॉर द कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्रेस एज L स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो यहाँ से L स्क्वायर किसके इक्वल होगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सो L स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हमें बताया हुआ था कि ये यहाँ पर L स्क्वायर किसका फंक्शन था, L था एफ ऑफ टी के इक्वल। तो यहाँ से L स्क्वायर हो जाएगा एफ स्क्वायर टी के इक्वल। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एल स्क्वायर इसके इक्वल भी है, एल स्क्वायर इक्वेशन 2 के भी इक्वल है। तो दोनों इसकी जो सी राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। तो आपके पास R1 स्क्वायर R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी आ जाएगा। और यहाँ से एफ स्क्वायर टी उधर ले जाओ, माइनस का इक्वल्स टू में क्या चला जाएगा, ज़ीरो। तो आपके पास देयरफॉर हेयर द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर जो कंडीशन ऑफ हमने एक्सप्रेस करी हैं एज इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर भी आ रहा है इसमें और टाइम भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, होलोनॉमिक एंड रियोनॉमस कंस्ट्रेंट्स। तो इन कंस्ट्रेंट्स को क्या बोला जाएगा, होलोनॉमिक एंड रियोनॉमस कंस्ट्रेंट्स। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स जो से था इसका न्यूमेरिकल पार्ट था। इसको आप प्लीज़ गो थ्रू हो जाना एक बार। कोई भी डाउट होगा तो हम डाउट सेशन में इसको ज़रूर एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट थे जो हमने आज डिस्कस किए। वो था हमारे पास फर्स्ट इज़ डिग्रीज़ ऑफ, हमने सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया वो थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, उसमें हमने पढ़ा होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, देन नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, फिर स्क्रिनोनॉमस एंड रियोनॉमस कंस्ट्रेंट्स। फिर उसके आप एनी टू एग्जांपल्स जो आपको इजी लगे वो आप लर्न करके इसमें लिख सकते हैं। फिर हमने किए डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम बताओ क्या होता है। फिर आपने इसमें डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद ये आपका यूनिट जो है यूनिट 1 थ्योरी जो है कंप्लीट होती है। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स पोर्शन किया,
ठीक है, we have discussed the numericals part also. So students, this is all was your unit 1 of paper 1 classical mechanics and theory of relativity. Now we will continue our the syllabus part with another unit, that is unit 2. So please go through your unit 1 very accurately and carefully. Thank you students.